Good morning, dear students. Today we'll be studying the third part of the chapter 9, that is reproduction in animals. So, in this part, we'll be covering the leftover topics, and with this, our chapter will be completed. Okay, so let's study what is the remaining parts of our chapter. So, the first topic which comes under our today's class is the in vitro fertilization, which is also known as test tube baby, or you can say that in vitro fertilization, that is IVF, is a process by which egg cells are fertilized by sperm outside the womb. ओके मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज किए जाते हैं स्पर्म्स द्वारा, लेकिन ये प्रोसेस वूम्ब के बाहर होता है एंड देन इट इज़ बीन प्लेस्ड इनटू द वूम्ब. इसलिए इस प्रोसेस का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आप इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते होंगे. अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. ध्यान देना बच्चों. इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, यानी कि कुछ विमेन जो होती हैं उनमें जो ओविडक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था ओविडक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वो क्या होता है, कुछ फीमेल्स में इट इज़ बीन ब्लॉक्ड एंड दोज women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. और उस केस में the women are not able to carry out the process of fertilization, and in those cases they cannot produce an offspring. In such cases doctor collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF. यानी कि उन केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फ्रेशली रिलीज्ड एग्स और स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं और उन दोनों को कुछ घंटों तक रख देते हैं. किसके लिए? IVF के लिए, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन दैट केस फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड द ज़ाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस. फिर कुछ समय बाद जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद जब जाइगोट सेल बनता है, इट इज़ बीन अलाउड टू डेवलप, और लगभग एक हफ्ते बाद उसको मदर्स के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है एंड द फीमेल is able to produce an offspring. Okay, and the complete development takes place in the uterus and the baby is born like other babies. Babies born through this technique are called test tube baby. यानी कि जो बेबीज इस तरीके से पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी. ओके, और जो बेबीज इस तरीके से होते हैं दे आर सिमिलर टू दी नॉर्मल बेबीज जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होते हैं. इसीलिए देयर इज़ नो डिफरेंस. एंड इन टुडेज टाइम, बिकॉज आज के टाइम पे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम विमेन टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दिस प्रोसेस इज बीन यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग फॉर द फीमेल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर, एंड इन केस you have any doubt, you can ask me again. Now moving ahead, you can see that how the fertilization takes place. ये जो आप देख रहे हो नीचे, it is an surface of the egg. ठीक है, ये ह्यूमन एग यानी कि आप फीमेल एग कह सकते हो, और जो स्पर्म है, हाउ इट कम एंड इट एंटर्स द एग एंड फ्यूज द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड. किस तरीके से होता है आप देख सकते हो. ओके, दिस इज हाउ अ स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग अ फीमेल एग. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. मूविंग अहेड, अब आपने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, अब आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल एंड जाइगोट
is a single cell and it is so smaller than a full stop also. ठीक है, यानी कि एक फुल स्टॉप होता है वो उससे भी छोटा होता है. एंड द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, यानी कि जो जाइगोट होता है वो बेबी का फॉर्मेशन वाला जो स्टेप होता है, इट इज दैट. ओके, एंड यू नो हाउ इज अ जाइगोट फॉर्म्ड? अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, नाउ अब आप देखो that fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into a embryo. अब zygote जब नंबर ऑफ सेल्स उसमें बढ़ते जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है? एम्ब्रियो का. ध्यान रखना, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं तो इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो. And the cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo, and the embryo gets embedded in the walls of the uterus for development. And आपने देखा कि ये एक एम्ब्रियो के रूप में फॉर्म कर लेता है और आगे चल के यही एम्ब्रियो इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. ठीक है, और बच्चों एक चीज पर ध्यान देना कि एन एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. एम्ब्रियो क्या है? एक अनबॉर्न बेबी है जो कि फीमेल की यूट्रस में इट इज बीन एम्बेडेड एंड इट इज स्टिल अप टू 8 वीक्स. ठीक है, और वन मोर थिंग, एन एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्यूलर. आपने पढ़ा था जाइगोट आपका सिंगल सेल है, लेकिन एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्यूलर एंड द बॉडी फीचर्स ऑफ ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप्ड. और जो एम्ब्रियो में जो बॉडी फीचर्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए किस तरीके से होते हैं दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट. पहले दिन किस तरीके से आप देख सकते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4th डे, 5th डे, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता जाता है और आगे चल के ये फीटस का रूप ले लेता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फीटस क्या होता है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब देखो, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन वीक 1, यानी वीक 1 में बिल्कुल माइन्यूट सा ही होता है वो. ठीक है, नाउ द एम्ब्रियो आफ्टर 8 वीक्स इट बिकम्स अ फीटस. और फीटस क्या होता है जानिए. The stage embryo in which all body parts can be seen is called fetus. यानी कि मैंने आपको एम्ब्रियो में पढ़ाया था कि एम्ब्रियो में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन फीटस में वो पार्ट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंड यू कैन ईजीली मेक इट आउट कि बेबी के हैंड्स कहाँ पे हैं, लेग्स कहाँ पे हैं, फेस कहाँ पे है. एंड ऑल दिस इज बीन इन द यूट्रस, क्योंकि जो फीटस होता है वो यूट्रस में होता है. ठीक है, so fetus is formed by the growth and development of an embryo. A fetus is an unborn baby in the uterus. आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी कि वो एक अनबॉर्न बेबी दिख रहा है आपको. एंड इट इज आफ्टर 8 वीक्स एंड इट इज स्टिल बर्थ, यानी कि 9 months तक इट इज नोन एज फीटस. और पैदा होने के बाद इट इज नोन एज द न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट अ फीटस इज अ मल्टी सेल्यूलर. और आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ you should not confuse between zygote, embryo and fetus. ठीक है, now moving ahead to the next part is viviparous animals and oviparous animals. में ये आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो animals they can give birth to young ones,
they are known as viviparous animals, and those animals which lay eggs are called oviparous animals. ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स वो न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं वो आपके होते हैं विविपरस एनिमल्स, और जो एग्स ले करते हैं दे आर नोन एज ओविपरस एनिमल्स. ठीक है, अब आप इनके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो यहाँ पे. ओविपरस एनिमल्स में टर्टल हो गया, हैन हो गई, स्नेक हो गए, डक्स हो गए. और विविपरस में काउ, कैट, डोंकी, डॉग, मंकी, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप यहाँ क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन ओविपरस एंड विविपरस एनिमल्स. ओविपरस एनिमल्स ले eggs that hatch into a new offspring and viviparous animals give birth to live animals. okay, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी समझाया था. now moving ahead to the next process, that is metamorphosis. इसका भी हम एक पार्ट हल्का सा कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको समझा देती हूँ. दैट मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लार्वा इनटू एन एडल्ट. यानी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप ट्रांसफॉर्म करते हो एक लार्वा को एक एडल्ट में. ठीक है, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द एनिमल स्ट्रक्चर. और इसमें क्या होता है, आप क्लियरली देख सकते हो द चेंजेस इन एनिमल स्ट्रक्चर बिकॉज वो सडनली और अब्रप्टली होते हैं. ओके, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग मेटामॉर्फोसिस. यानी कि जो फ्रॉग्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग मेटामॉर्फोसिस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब हम आगे पढ़ते हैं दैट हाउ मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन अ फ्रॉग. अब देख सकते हो आप फ्रॉग में पहले क्या होता है, टैडपोल. टैडपोल पहले, सॉरी, फर्स्ट वन इज द एग्स. एग्स से आप देख सकते हो टैडपोल. टैडपोल से एक फ्रॉगलेट बनता है, एंड देन हाउ एन एडल्ट फ्रॉग इज बीन फॉर्म्ड. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड वी विल स्टडी अबाउट इट. So we are going to study about that how reproduction in frogs takes place. So student, please observe carefully and listen to me that during spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. जो स्प्रिंग का सीजन होता है या बारिश के टाइम पे जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉन्ड्स में या जहाँ पे कम पानी फ्लो होता है स्लो स्ट्रीमिंग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं. एंड व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, और जब मेल और फीमेल दे कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग. और क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होता है, इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एंड अ लेयर ऑफ जेली holds the egg together and provides protection to the eggs. और आपने देखा होगा कि जो फीमेल होती है जब वो एग्स ले करती है तो वो जो एग्स होते हैं, इट इज़ बीन सपोर्टेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि एग्स उसमें सेफली वो होल्ड कर पाती है. ठीक है, एंड एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. और फिर उन्हीं एग्स के ऊपर जो मेल होते हैं, दे डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम एंड ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. और जो स्पर्म्स होते हैं वो इजीली स्विम करते हुए दे कैन रीच आउट द एग बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. मैं भूल गए आप लोग, मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था, हेड, उसका मिडिल पीस एंड द टेल. Tail is the important part because it helps them to move. Okay, and the sperms contact with the eggs. This results in fertilization. ठीक है, अब
the process of fertilization takes place. Though the animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, and all the eggs do not get fertilized, this is because the eggs get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are other animals in pond which may feed on eggs. अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी that millions of eggs and sperms are being released, लेकिन इतने सारे फ्यूज नहीं होते हैं और फर्टिलाइज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द अदर एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज और एल्स द वेदर कंडीशंस, जो कि वो जिंदा नहीं रह पाते, जो स्पर्म्स होते हैं और एग्स होते हैं, इसलिए कहीं जाके एक सेल फ्यूज हो पाता है जो कि आगे जाके एक फ्रॉग में कन्वर्ट होता है. ओके, सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस. Now you can see that we have studied this asexual reproduction, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे asexual reproduction in क्या? Asexual reproduction in animals. Okay? Now, asexual reproduction is a mode of reproduction that does not involve fusion of the male and the female gamete. It requires only one parent and the offspring produced are exact copy of their parents. यानी कि जो इस मोड में दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है and only one individual is required and the offspring which are produced they are the exact copies of their parents. Okay? अब देखते हैं एनिमल्स के केस में the two most common methods of asexual reproduction in animals are binary fission and budding. तो हम पहले binary fission पढ़ते हैं. मैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ that how binary fission in amoeba takes place. You know that it is a type of asexual reproduction in which a single cell divides into two halves. ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सेल दो हाफ में डिवाइड होता है और उन दो हाफ से वो फर्दर एक नया सेल बन जाता है. ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा. और जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं दीज आर बैक्टीरिया एंड अमीबा. एंड इन अमीबा द डिविजन ऑफ सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. It involves the division of its nucleus into two nuclei, which is followed by the division of its body into two halves. Each half of the body receives a nucleus. अब देखिए, आप ध्यान से, मैं आपको बताया था कि अमीबा में कैसे होता है फिजन. आप देख सकते हो कि एक पेरेंट अमीबा है, उसकी न्यूक्लियस इट स्प्लिट्स इनटू टू. कुछ टाइम बाद जो आपका अमीबा है इट ओनली इलोंगेट्स और वो खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट के पास एक एक न्यूक्लियस होती है एंड दे आर नोन एज द डॉटर अमीबे. जैसा आप देख सकते हो इस पिक्चर में. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो. ओके, नाउ मूविंग अहेड to the process of budding. Budding involves the formation of new individual from the bulges known as buds. यानी कि इस केस में क्या होता है, नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन किससे? जो बड प्रेजेंट होती है उससे. ठीक है, जब वही बड आगे चल के बड़ी होती जाती है एंड इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट देन अ न्यू हाइड्रा इज फॉर्म्ड. ठीक है, this method of reproduction is common in hydra and here also the example of hydra is given that in hydra the cells divide repeatedly at a specific site and develop as an outgrowth called the bud. आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में हल्की सी एक बर्ड निकल रही है, सेकेंड पिक्चर में लेबल्ड भी है बर्ड. ओके, सो दीज बर्ड्स while being attached to the parent plant डेवलप्ड इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल्स. और जब ये पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होती हैं तो ये स्मॉलर इंडिविजुअल्स के तौर पर डेवलप होती हैं. एंड व्हेन दीज इंडिविजुअल्स बिकम मैच्योर, और आगे चल के जब ये इंडिविजुअल्स मैच्योर हो जाते हैं
then they detach themselves from the parent's body and they become independent individuals. ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है. दिस इज द पेरेंट प्लांट. आप देख सकते हो एक बड इस पेरेंट प्लांट पे. नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्लियरली इट इज़ मेंशन्ड ऑल्सो दैट हाउ बड इज बीन लेबल्ड. थर्ड स्टेप में वो बड हल्की सी बड़ी भी हो गई है, इट इज़ डेवलपिंग, एंड इन द फोर्थ स्टेज इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट and grow up as an independent individual. Okay, so is this clear now? This is how budding takes place in amoeba. Okay, so this is how asexual reproduction in animals take place. I hope student this is clear. Now moving ahead to the cloning process. Now the last part, that is cloning. What is cloning? Cloning is a reproduction of an exact copy of an animal by means of asexual reproduction. यानी कि cloning एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एग्जैक्ट एनिमल की कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन सी दैट डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल एंड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट शीप. यानी कि ये एक ऐसी शीप थी जिसको नाम दे दिया गया था डॉली. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इट्स पेरेंट. उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल थी वो अपनी पेरेंट से, एंड इट इज़ द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल. ओके, क्लोनिंग इज क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ बायोलॉजिकल एंटिटी. अ क्लोन इज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ रेगुलर बॉडी सेल फ्रॉम अ डोनर इनटू अ रेसिपिएंट. अब देखो क्लोनिंग में क्या होता है, आप जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो सकता है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एक डोनर से दूसरे रेसिपिएंट को अगर आप अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करोगे तो जो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होगी वो एग्जैक्ट आपकी जैसी होगी. इनफैक्ट उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी बिल्कुल आपके जैसा ही होगा. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड क्लोनिंग. ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या है कि आपके अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स मदर्स के होंगे, कुछ फादर के होंगे, लेकिन इसमें आप जिसका डोनेट करते हो रेसिपिएंट को उसके जैसे ही सेम जेनेटिक मटेरियल होगा आपका. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ शीप आर विविपोरस एनिमल्स एंड प्रोपोगेट देयर ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली. यानी कि शीप जो है वो विविपोरस एनिमल्स हैं और ये जो अपने ऑफस्प्रिंग होते हैं ये खुद प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. एंड सर एयन विलमट फ्रॉम रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड क्रिएटेड डॉली. इन साइंटिस्ट ने डॉली को क्रिएट किया था. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग. ओके, एंड the cloning in animals is done by the transfer of nucleus of the cell. अब आपको पता है जब आप जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो तो न्यूक्लियस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग टेक्स प्लेस. नाउ यू कैन ऑल्सो सी एन एग्जाम्पल that the world's first cloned buffalo was in India, and scientists at Indian National Dairy Research Institute in the Indian state of Haryana produced the first cloned buffalo back in February 6, 2008 using DNA from the ear of an adult female. Though unfortunately it died of pneumonia soon after इट्स बर्थ. यानी कि इंडिया में भी आपने देखा कि क्लोनिंग के प्रोसेस से एक बुफेलो वॉज क्रिएटेड बट अनफॉर्चुनेटली इट डाइड ड्यू टू निमोनिया. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर नाउ दैट क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है, एंड दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू, बट स्टिल आई वॉन्ट दैट you should read this chapter from your book, and we will be doing the exercises and the questions tomorrow.
discussing the activities also. And with this we come to the end of the chapter. So thank you so much, students. I hope you will clearly understand this chapter with the help of the video, and please read this chapter from your book also, and in case you have any doubt you can ask me. Thank you so much, students.